नमस्कार साथियों, मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज़ 2 पार्ट 3 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। ये पार्ट 3 4P इम्पैक्ट टेस्ट के ऊपर आधारित है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं 4P इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में बताऊं, थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं फ्लैशबैक में। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 रिलीज़ किया था इस सीरीज़ का, जो कि जॉमनी हार्डनेबिलिटी टेस्ट के ऊपर था। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका आया और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही था। इसके बाद दूसरा पार्ट था इससे पहले, वो है इरेक्शन कपिंग टेस्ट के ऊपर। ये भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही था और दोनों में ही बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये दोनों पार्ट देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके जो मेटलर्जिकल बेस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कवर करने वाला हूँ इसमें, कवरेज मेरा रहेगा। पहली तो पर्पज़ है, दूसरा टेस्ट एंड इक्विपमेंट और मटेरियल, तीसरा पॉइंट है टेस्ट प्रोसीजर्स, और चौथा है प्रिकॉशंस, प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, और लास्ट में जो है वो है एप्लीकेशन। तो ये 5-6 पॉइंट में आपको इसके भीतर मैं आपको इस पूरा प्रोग्राम आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमिन एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विदस्टैंड इम्पैक्ट। सिंपल भाषा में कि इस जो हम टेस्ट कर रहे हैं 4P इम्पैक्ट टेस्ट का क्या पर्पज़ है? पर्पज़ ये है कि जो भी स्टील का जिसका भी हम मटेरियल चेक कर रहे हैं उसकी हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ देख रहे हैं। पर्पज़ यही है कि इस टेस्ट के द्वारा हम किसी भी स्टील का या मेटल का उसका हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ निकालते हैं। दूसरी, दिस टेस्ट ऑल्सो हेल्प्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्पेसिमेन ड्यूरिंग फ्रैक्चर। इस टेस्ट में जब आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि जब फ्रैक्चर होता है उस समय वो इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान वो टेस्ट पीस कितना एनर्जी एब्जॉर्व करता है, उसको हम जूल्स के टर्म में मेज़र करते हैं इस टेस्ट के दौरान। थर्ड है, द टेस्ट पीस इज यूज टू इवेल्युएट रिलेटिव टफनेस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि ये उस पर्टिकुलर मटेरियल का जिसका कि आप टेस्ट कर रहे हैं उसकी टफनेस, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ये सारा कुछ इसके बारे में पता चलता है। तो ये इसका पर्पज़ है कि हम यदि किसी मटेरियल की टफनेस देखना चाहते हैं या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो हमें ये टेस्ट करना पड़ता है। और द लास्ट है, द टफनेस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ डिटरमाइन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट, ओवर हीटेड और बर्नट स्टील, सोज लॉस ऑफ इम्पैक्ट वैल्यू। इसका ये पर्पज़ है कि जो टफनेस या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हम निकालते हैं वो उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि यदि स्टील का जिसका कि आप निकाल रहे हैं यदि हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है या तो ओवर हीटेड हो गया है या वो बर्नट स्टील है, यदि ऐसा कुछ है तो उसमें आपको वैल्यू हमेशा कम मिलेगी। तो जब भी आप इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं और यदि वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम आती है, इसका मतलब कि हीट ट्रीटमेंट हो सकता है फॉल्टी हो, उसकी ओवर हीटिंग हो गई हो या स्टील जो लिया है आपने वो प्रॉपर ना हो। तो इन सारी चीज़ों से ये हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं और ये इनका पर्पज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्विपमेंट देखिए क्या क्या इक्विपमेंट इसमें यूज़ करते हैं। मेन इक्विपमेंट ये है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये इसका कॉलम है, ये एक पेंडुलम है जिसके साथ एंड में एक हैमर अटैच्ड होता है और ये स्विंग करता है। और ये जो टोटल एक है यहाँ से यहाँ तक का एक फिक्सर है जिसमें कि सपोर्ट टेबल होता है और उसके ऊपर ये जो पीस है, जो इम्पैक्ट टेस्ट का पीस जिसको आप चेक करते हैं वो यहाँ रखा जाता है। और इसको जब यहाँ से छोड़ते हैं तो ये इसको आता है और तोड़ के यहाँ तक चला आता है। तो इम्पैक्ट एनर्जी जो निकालते हैं, यदि ये इसका हाइट H1 है जो इनिशियल हाइट है और दूसरा हाइट यदि H2 है तो mgh1 माइनस mgh2 ये एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब करता है जब ये फ्रैक्चर होता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू योर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द
मटेरियल वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, उसके बाद वो फ्रैक्चर होता है। ये इसका टेस्ट पीस का एक दिखाया हमने, जिसमें ये नॉच दिखा रखे हैं, और ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ है। डिटेल में हमने ये साइज़ यहाँ दिखाया हुआ है, ये साइज़ आपको इसके हिसाब से मेजर करना पड़ेगा। इम्पैक्ट टेस्ट के केस में जो हम टेस्ट पीस रखते हैं, जैसे ये देखिए ये टेस्ट पीस है, तो ये हम हॉरिजॉन्टल वे में रखते हैं यहाँ पे, ये वाइस में फिक्सचर जो है इसका। और ये जब आता है तो इसके देखिए यहाँ पे इसका जो नॉच है वो इस डायरेक्शन में है, और हैमर जो आता है वो ऐसे स्ट्राइक करता है, ठीक अपोजिट। तो ये इसका हैमर का एक्शन है, वो यहाँ आके चोट करता है, और तब ये पीछे यहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो ये इसके डिटेल डायमेंशन है। इसमें 4P इम्पैक्ट टेस्ट में हम यू नॉच भी करते हैं और वी नॉच कहते हैं। ये जो बनाया हुआ है डिज़ाइन, इसको हम नॉच कहते हैं, और ये नॉच हम प्रोड्यूस करते हैं भाई, ये कटर्स हैं, ये नॉच कटर्स हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। ये इम्पैक्ट वी शेप के लिए अलग होगा, यू शेप के लिए अलग होगा, और ये कटर इस्तेमाल करके हम इसको, इसमें जो स्टील का जो आपने टेस्ट पीस लिया है उसमें ये हम नॉच डालते हैं। और ये एक दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नॉच वाला पीस है। ये जब आप इसको टेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो ये इसका फ्रैक्चर यहाँ से ऐसे फ्रैक्चर सरफेस दिखा रहा है। इस फ्रैक्चर सरफेस से भी हम काफ़ी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मटेरियल टफ है या मटेरियल ब्रिटल है। यदि ब्रिटल है तो बहुत ज़्यादा एरिया ब्रिटल होगा, टफ एरिया यदि है तो ज़्यादा एरिया टफ होगा, थोड़ा सा एरिया ये हो सकता है जो कट वाला है थोड़ा सा ब्रिटल हो, अदरवाइज ज़्यादातर फ्रैक्चर इसका टफ फ्रैक्चर आएगा, ठीक है। तो इससे हमें मटेरियल की टफनेस का या उसके ब्रिटलनेस का पता चलता है। तो आगे और बढ़ते हैं। अब ये टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, देखिए इस टेस्ट को प्रोसीजर को देखना है तो आपने डिटेल में यदि स्टडी करनी है तो BIS का स्टैंडर्ड है IS 1499 1977, ये यू नॉच टेस्ट के लिए है। और यदि आप 1757 लेते हैं 1988 तो ये वी नॉच के लिए है। तो यदि आपने डिटेल स्टडी करनी है तो आपको ये स्टैंडर्ड आपको रेफ़र करने पड़ेंगे। मैं आपको ब्रीफ में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, लेकिन यदि आपने डिटेल में करना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। सो क्या करते हैं, प्रोसीजर का जो पहला स्टेप है कि आपको पहले मशीन को वेरीफाई करना पड़ता है। ये मशीन की जो वेरीफाई है, रेज द पेंडुलम टू द लेफ्ट। ये जो पेंडुलम आप दिख रहा है, ये तो मैंने फिगर दिखाया, बट इसको हम उठा के यहाँ तक ले आते हैं, करीब करीब ये 135 डिग्री सेंटीग्रेड 135 डिग्री एंगल पे होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिक्स होता है। और उस बीच पे ये जो इसके जो पॉइंटर आप देख रहे हैं, इसको हम, इसका जो स्केल होता है, ये देखिए स्केल दिखा रखे हैं हम, तो इसके स्केल को हम यहाँ से लाके 0 to 300 का स्केल होता है 4P में, और हर डिवीज़न जो है दो जूल के बराबर होता है। इसकी जो यूनिट है वो जूल है, तो ये 300 जो है लास्ट होता है। तो ये पॉइंटर को हम यहाँ लास्ट में ले आते हैं दोनों को, और इसके बाद हम इसको इस एंगल से 135 एंगल से छोड़ते हैं। ये स्विंग करके ऐसे चला जाता है, और इसके बाद यदि ये निडल जो है, जो पॉइंटर जो है, यदि ये 0 पे रुकता है, इसका मतलब आपकी मशीन सही है। यदि आपकी मशीन सही नहीं है तो ये 0 पे नहीं हुआ है, या तो उसका वेट का वेरिएशन हो या वेलोसिटी का वेरिएशन हो, कोई भी वजह हो सकती है। तो ये हम पहले 0 एरर देख लेते हैं कि मशीन हमारी सही है कि नहीं है। तो ये पहला टेस्ट है, ये देखिए यहाँ पे हमने चलाया था, ये आके ये इसका ऊपर का टॉप का है 0, और ये यहाँ पे साइड में जो है ये 300 तक चला जाता है ऊपर वाले स्केल में, तो ये 0 पे आ जाता है। तो पहला तो हमें मशीन को वेरीफाई किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस टेस्ट पीस को रखते हैं। टेस्ट पीस को जो है उसके जो फिक्सचर है एनविल के साथ, ये अगेंस्ट एनविल एक्यूरेटली रखना पड़ता है, एकदम सही पोजीशनिंग होनी चाहिए। यदि ये आपकी पोजीशनिंग सही नहीं हुई तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, पीस कहीं और से भी टूट सकता है। इसीलिए उसका नॉच की डायरेक्शन, पीस की प्लेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको एक्यूरेटली रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो मैंने अभी पहला वाला फर्स्ट प्रोसीजर बताया, इसे स्लाइड नंबर 6 में, इसमें सेम चीज़ है। आप उसको ले जाइए और 300 पे दोनों पॉइंटर सेट कर दीजिए, और पेंडुलम को 135 डिग्री तक ले जाइए, और उसके बाद उसको छोड़िए, तो वो उसको पीस को तोड़ता हुआ निकल जाएगा। और निकलने के बाद जब वो रिवर्स आएगा तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। जैसे ये दिखा रहा है, ये करीब 7 जूल के आसपास का दिखा रहा है ये, तो ये आके रुक जाएगा।
तो ये जो रुकता है, ये जो पॉइंटर है, स्टॉप्स आफ्टर ब्रेकिंग द टेस्ट पीस, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्केल। ये स्केल की रीडिंग जो है इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे 7 जूल्स का दिखा रहा है, तो ये जो रीडिंग आ रही है, क्योंकि आपने पहले 0 सेट कर लिया था, ये स्केल में 7 पे आ रहा है, तो इसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो 7 होगा। इसके बाद ये सपोर्ट द वैल्यू इन, ये जूल्स में आप इसको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इस टेस्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट पे आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, आपको कम से कम 3 टेस्ट पीस लेने पड़ेंगे, सेम डायमेंशन के, सेम नॉच के, चाहे वो वी नॉच हो चाहे यू नॉच हो, और फिर आपने उसको टेस्ट करना है। और इन तीनों पीसों का यदि एवरेज आप निकालेंगे तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि वो इसका पीस का इस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। तो ये आपने इस तरह से पॉइंट 1 से लेके, नंबर 1 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6, ये प्रोसीजर यहाँ एंड हो जाता है। डिटेल आपने देखना है तो आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए, इंडियन स्टैंडर्ड को। अब ये वेरिएबल अफेक्टिंग इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, किसी भी स्टील के या किसी भी मेटल के इम्पैक्ट स्ट्रेंथ में इसके इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को कौन कौन से वेरिएबल जो है इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, मतलब उससे इम्पैक्ट घटता है बढ़ता है, ऐसे क्या क्या वेरिएबल्स हैं। तो देखिए, पहला है above some critical velocity impact strength appears to decrease markedly। एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद यदि आप उसको बढ़ाते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी बढ़ती है तो ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगा। दूसरा पॉइंट है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ द टेस्ट बार। ये भी एक, यदि आपका डायमेंशन टेस्ट बार का जैसे हमने स्टैंडर्ड दिया हुआ वो ना लेके आपने कुछ दूसरा ले लिया, 10 की जगह 15 ले लिया या कुछ लिया, और इसका वी सेक्शन जो है, तो उस केस में यदि आप देखिएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका वेरी कर जाएगा, जो 10/10 का है उससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो उस केस में आपको देखेंगे कि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करता है। यदि आपका डायमेंशन, टेस्ट पीस का डायमेंशन इंक्रीज करता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करता है, तो आपका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तीसरी चीज़, एंगल ऑफ द नॉच डज नॉट अफेक्ट रिजल्ट अनलेस इट एक्सीड्स। जो हमने ये अलग अलग एंगल दिखाए हुए हैं, यू शेप में और वी शेप में, 45 डिग्री का वी शेप में है, तो यदि वेरिएशन एंगल में थोड़ा बहुत होता है तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वेरिएशन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट द मैक्स 60 डिग्री यदि एंगल तक आता है तो आपको रिजल्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ठीक आएगी। चौथा जो पॉइंट है, एनर्जी ऑफ रप्चर डिक्रीज एज द शार्पनेस ऑफ द नॉच। ये जो हमने शार्पनेस वी नॉच का दिखाया था, ये जितना ही इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एनर्जी ऑफ रप्चर आपको डाउन होगा, कम होगा। यदि आप इंक्रीज इसकी शार्पनेस करते हैं तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ डाउन होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ये आपका वी नॉच जो है ये बेसिकली एक स्ट्रेस रेजर का काम करता है, और यदि ये जितना ही शार्प होगा तो उसकी इम्पैक्ट वैल्यू यदि आप देखिएगा तो कम आएगी। और लास्ट जो है कि यदि आप टेम्परेचर लो करते हैं, लो टेम्परेचर पे आपको इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कम मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे आपको इस स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए जब भी आप किसी मेटल का इम्पैक्ट स्ट्रेंथ निकालते हैं तो तीनों पीसों की कंडीशन करीब करीब सेम होनी चाहिए, चाहे वो उसकी डायमेंशंस हो, चाहे वो उसका टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आप कर रहे हो, चाहे उसकी नॉच की सेंसिटिविटी हो, एंगल हो, ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म हो, सेम हो, देन ओनली यू कैन कंपेयर। तभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है। अदरवाइज ये कंडीशन की वजह से इम्पैक्ट स्ट्रेंथ वेरी कर सकता है। क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? टेस्ट सैंपल मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर स्पेसिफाइड डायमेंशन, पर्टिकुलरली नॉचेस, खास करके नॉचेस की जो डायमेंशन जो मैं भी बता रहा था, ये आपका टेस्ट पीस एकदम सही बनना चाहिए, नॉच की डायमेंशन सही हो, नॉच की जो हाइट है ऊपर से लेके नीचे तक की जो हाइट है वो भी मेंटेन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेंटेन करती हैं और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ से फ़र्क पड़ता है, इसीलिए ये प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। दूसरा है टेस्ट सैंपल मस्ट बी प्लेस्ड इन द फिक्चर
एट करेक्ट पोजीशन, पर्टिकुलरली नॉच का डायरेक्शन। ये देखिए आप कि नॉच का डायरेक्शन हमेशा ऐसा हो ताकि यदि आप हिट करेंगे इसको तो ये पीछे से ऐसे हिट होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट पीस फिक्चर में सही तरह से फिक्स होना चाहिए। यदि सही तरह से फिक्स नहीं हुआ तो कई बार ये पीस निकल के गिर जाता है, तो ये एक और प्रॉब्लम आती है बार बार। उसके बाद तीसरा प्रिकॉशन है वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ मशीन प्रायर टू एनी टेस्ट। जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था पॉइंट नंबर 1 में, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। मशीन आपको टेस्ट करने से पहले वेरीफाई कीजिए कि आपकी मशीन सही वैल्यू दे रही है कि नहीं दे रही है। उसके बाद चौथा है कैलिब्रेशन ऑफ मशीन विच इंक्लूड्स वेट, एंगल ऑफ लिफ्ट, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेक्स, इवन वेलोसिटी ऑल्सो, किस वेलोसिटी से वो गिरता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको कैलिब्रेट करानी पड़ेंगी। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको कराना जरूरी है। उसके बाद प्रोवाइड नेसेसरी सेफ गार्ड अरेंजमेंट्स टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट आफ्टर ब्रेकेज ऑफ द टेस्ट पीस। ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई ना कोई आप सेफ गार्ड आप लगा लेते हैं, कोई फिक्चर लगा लेंगे, कुछ लगा लेंगे, ताकि यदि वो पीस टूटे तो वो छटक कर आपको ना लग जाए, किसी को चोट ना करे। तो उससे बचाव करने के लिए आपको उसका एक सेफ गार्ड अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रिकॉशंस हैं जो जनरली टेस्टिंग के दौरान लिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये कि वेरिएशन इन इम्पैक्ट वैल्यू। यदि ये चीज़ें आपकी ठीक नहीं हैं, रिलीज ऑफ द पेंडुलम विदाउट शॉक एंड वाइब्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ऊपर से पेंडुलम रिलीज करते हैं तो उस समय कोई वाइब्रेशन या कोई आपका शॉक नहीं लगना चाहिए, मतलब झटके से नहीं लगे। जो आपका रिलीज करने का सिस्टम है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। हल्का सा आपने वो बटन दबाया और हैमर जो है वो स्विंग कर जाएगा। देन फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट, ओवर हीटेड, बर्न, ये सारे जो माइक्रो हैं इसकी वजह से भी वेरिएशन आता है। यदि मान लीजिए आपने पीस लंबा लिया हुआ है, स्टील रॉड है आपकी कोई भी, और आपने अलग अलग 3 जगह से लिया है, तो हो सकता है उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ना होने की वजह से कहीं पे ओवर हीटेड स्ट्रक्चर हो, कहीं पे नॉर्मल हो। तो नॉर्मल वाले में तो थोड़ा बहुत ठीक भी मिलेगा, जहाँ ओवर हीटेड होगा वहाँ आपको इम्पैक्ट डाउन मिलेगा। तो ये एक आपको प्रॉब्लम आती है, और इसका यही इलाज है कि कल पे कंफर्म कीजिए कि क्लॉथ उस पीस में, उस स्टील के टेस्ट पीस में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है कि नहीं, कहीं बंट स्ट्रक्चर तो नहीं है। थर्ड जो है, नॉच की सेंसिटिविटी देखनी जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि 45 डिग्री यदि है तो 45 डिग्री ही होना चाहिए। ज़्यादा कम ज़्यादा करेंगे तो उससे नॉच की वैल्यू में फ़र्क आएगा और उससे आप कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये इसका सोल्यूशन है। देन टेस्ट पीस फॉलिंग बिफोर स्ट्राइक, ये मैंने आपको बताया कई बार बिफोर स्ट्राइक भी फॉल कर जाता है। कई बार स्ट्राइक करने के बाद यदि पीस की प्लेसमेंट सही नहीं रखी हुई हो, ज़्यादा रिजिडली टाइट ना हो फिक्चर के साथ, तो ये आपको परेशान कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको पीस की प्लेसमेंट और उसकी टाइटनेस जो फिक्चर में आप लगाएंगे वो अच्छी तरह से रिजिड हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम जनरली आती हैं और ये इनके सॉल्यूशंस हैं। अब एप्लीकेशन क्या है? द चारपीयू टेस्ट इज डन फॉर ब्रिटल मटेरियल। यूज नॉच जो है ज़्यादातर ब्रिटल मटेरियल के लिए किया है, जैसे कास्ट आयरन है, प्लास्टिक है। जबकि वी नॉच जो हम चेक करते हैं वो ज़्यादातर स्टील के लिए, या जिनकी टफनेस वगैरह या जो हाई टफनेस वाले मटेरियल है। टफनेस का अपोजिट होता है ब्रिटल, तो कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, उसका अपोजिट स्टील, उसकी टफनेस अच्छी होती है। तो उस केस में हम वी नॉच को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से चारपी इम्पैक्ट टेस्ट इज यूज टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ हीट ट्रीटमेंट। कि हीट ट्रीटमेंट जो उससे पहले किया गया था, हार्डनिंग टेम्परिंग, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्न्ट स्ट्रक्चर हो या कुछ हो। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है कि यदि आपने देखना है कि आपका हीट ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ है, नहीं हुआ जो उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो आपको एक बार इम्पैक्ट टेस्ट करना पड़ेगा। यदि वैल्यू बहुत कम आती है, इसका मतलब स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इट इज़ यूज्ड मोर एज कंपैरेटिव टेस्ट रादर देन ए डेफिनेटिव टेस्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 या 3 पीस जब भी करते हैं ये कंपैरेटिव टेस्ट है। इससे आप एकदम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं। तो ये एक जस्ट कंपैरिजन के लिए है कि यदि आपके पास पीसेज आते हैं तो आप उसका टफनेस चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी हीट ट्रीटमेंट, हार्डनिंग या टेम्परिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई है, स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको ये टेस्ट करना पड़ता है।
सो इट इज़ यूज फॉर कंपेरेटिव टेस्ट के लिए ही करते हैं। ज़्यादातर हम अलग अलग स्टील का यदि कंपेरेटिव टफनेस चेक करें तो इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। तो ये रहा आपका सारा कुछ अबाउट इरेक्शन कपिंग टेस्ट। कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे पिछले प्रोग्राम्स की तरह आप लोगों को ये भी अच्छा लगा होगा। आप देखिए, समझिए। यदि आपको कुछ इसमें दिक्कत आती है या कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में डालिए, पूछिए, उससे मैं कोशिश करूँगा कि उनके उत्तर दूँ। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो है पार्ट 4, जो कि आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट है। ये भी इम्पैक्ट टेस्ट का एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था 4P और अब ये दूसरा पार्ट है इम्पैक्ट टेस्टिंग का, वो है आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में आपके साथ आईजेड इम्पैक्ट के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने सुना इस प्रोग्राम को। थैंक यू वेरी मच।